अध्याय 720 देवताओं और राक्षसों की आंख, एक विचित्र परिवर्तन। युवा मास्टर मोदान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर की सारी ऊर्जा को जुटाने लगे। काफी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी काली पुतलियां तुरंत फिर से खून जैसी लाल आंखों में बदल गईं। सिजर टिल्ड ऊपर लगे एंटीनाओं के बीच बिजली की काली चिंगारियां उमड़ती और नाचती हुई दिखाई दी। इसके तुरंत बाद मानो उसने दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज का अनुभव किया हो। युवा मास्टर मोदान का चेहरा अत्यधिक दर्द से विकृत होने लगा। उसकी छोटी उंगली जितनी मोटी नसें उभरी हुई और धड़क रही थीं, और उसके चेहरे के रोमछिद्रों से काले खून की बूंदें रिस रही थीं, जो एक जगह जमा होकर अंत में पानी की धारा की तरह उसकी थोड़ी से नीचे टपक रही थीं। हे टिल्डर, देवताओं और राक्षसों की आंख, खुल जाओ। युवा स्वामी मोदान ने अचानक अपना मुंह चौड़ा खोलकर दहाड़ मारी और उनकी भौहों के बीच की दरार, जो अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, फिर से खुल गई। उस रहस्यमय सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतली ने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दीं। खांसी खांसी टिल्डर। अत्यधिक परिश्रम के कारण युवा स्वामी मोदान काले खून के बड़े बड़े घूंट थूक रहे थे। उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। जैसे ही देवताओं और राक्षसों की आंख पूरी तरह से खुल गई, युवा स्वामी मोदान ने ऐसा निर्णय लिया मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहा हो, और अपने नाखूनों को चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधे अपने माथे पर मौजूद खोपड़ी को काट डाला। इसी क्षण स्याही के समान काले रंग की खोपड़ी सीधे तौर पर सामने आ गई और ईश्वर और दानव की आंख का असली रूप भी प्रकट हो गया। तो देवताओं और राक्षसों की इस आंख को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए मोदान के इस युवा स्वामी ने वास्तव में अपने माथे में एक बड़ा छेद कर दिया। इससे भी अजीब बात यह है कि देवताओं और राक्षसों की यह आंख कांच के मन के जैसी दिखती है। वांग हाओ को इस बात ने हैरान कर दिया कि देवताओं और राक्षसों की इस आंख का असली रूप सामने आने के बाद यह एक पूरी तरह से गोल अर्ध पारदर्शी क्रिस्टल मन का निकला। यह मन का अंगूठे के आकार का है। ये पूरी तरह से सुनहरा और पारदर्शी है। एक तरफ को छोड़कर, जो मानव आंख के सफेद भाग और पुतली के समान है, मनके का बाकी हिस्सा एक नेबुला जैसा है। काले गोले के भीतर चांदी के तारे धीरे धीरे घूमते हैं, बिल्कुल एक लघु निहारिका की तरह। जैसे ही वांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति ने देवताओं और राक्षसों की आंख में मौजूद रहस्यमयी धुंध का पता लगाया, उसकी आत्मा लगभग उसकी ओर आकर्षित हो गई, या मानो उसमें समा गई हो। सौभाग्य से नाजुक क्षण में उसकी चेतना के सागर में मौजूद रहस्यमयी काले मोती ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और काले प्रकाश की एक किरण प्रक्षेपित की, जिसने वांग हाओ की आध्यात्मिक शक्ति को देवताओं और राक्षसों की आंख से बाहर खींच लिया। उफ, बाल बाल बच गए। देवताओं और राक्षसों की यह आंख वाकई रहस्यमय है। काफी देर बाद एक कठिन निर्णय लेने के बाद युवा स्वामी मोदान ने दृढ़ता से 3 उंगलियां फैलाईं और अपने माथे में बने छेद से सीधे भगवान और दानव की आंख को बाहर निकाल लिया। देवताओं और राक्षसों की इस आंख के अंत से प्रकाश उत्सर्जित करते हुए अनगिनत पतले तंतु निकलते हैं, जो चमकदार बालों की लटों की तरह मस्तिष्क की कोशिकाओं में गहराई से जड़े होते हैं। जैसे ही मोदान के युवा स्वामी ने देवताओं और राक्षसों की आंख को बाहर निकाला, उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं से तंतु निकलने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान मोदान के युवा स्वामी के चेहरे पर दर्द का भाव और भी तीव्र हो गया। उसके चेहरे से बहता काला खून मूसलाधार बारिश की तरह था, जो लगातार बरसता जा रहा था। टिल्डर। अपने दांत पीसते हुए मोदान के युवा स्वामी ने क्रूर बल का प्रयोग करके ईश्वर और दानव की आंख को बाहर निकाल लिया। अंततः जब ईश्वर और दानव की आंख को फाड़कर निकाल दिया गया, तो उसके अंत में मौजूद अनगिनत पतले तंतु अभी भी गहरे काले खून से सने हुए थे, और उसके माथे में बने छेद से काला खून फव्वारे की तरह बह निकला, और यहाँ तक कि अंदर मौजूद मस्तिष्क की मरोड़ भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जल्द ही मोदान के युवा स्वामी का पूरा चेहरा खून से काला पड़ गया, जिससे वह ऐसा दिखने लगा मानो उसे स्याही से बाहर निकाला गया हो। देवताओं और राक्षसों की आंख निकालने के बाद युवा स्वामी मोदान को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की आखिरी ताकत भी खत्म हो गई हो। उनका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। एक हाथ से उन्होंने माथे पर लगे घाव को ढक लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए,
और दूसरे हाथ से उन्होंने देवताओं और राक्षसों की आंख को कसकर पकड़ रखा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान युवा मास्टर मोदान ने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं और एक बार भी भगवान और दानव की आंख की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर वांग हाओ ने नीले ड्रैगन कड़ाही को खोला और युवा मास्टर मोदान को बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही युवा मास्टर मोदान हौंफते हुए पूरी तरह से थककर जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर काले पसीने और खून से लथपथ था, जिससे उन्हें पहचानना बिल्कुल असंभव हो गया था। ये देवताओं और राक्षसों की आंख है। अब क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? युवा मास्टर मोदान ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से बात की। अब वो बहुत कमजोर हो गया है और उसे बोलने में भी बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, वांग हाओ ने शांत भाव से कहा। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। एक बहुप्रतीक्षित आत्मा का बीज प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गया और पहले से ही थके हुए मोदान के युवा स्वामी के सिर के पिछले हिस्से पर जा गिरा। मोदान का युवा स्वामी अचानक से घबरा गया और वांग हाओ ने इस अवसर का फायदा उठाकर प्रवेश किया। आत्मा के सार में आत्मा का बीज समाहित हो गया और आत्मा का बीज बोए जाने के बाद मोदान का युवा स्वामी स्तब्ध रह गया। तभी वांग हाओ ने इस अवसर का लाभ उठाकर कठपुतली अभिशाप की मुहर लगा दी। आत्मा की छाप से चिन्हित होने के बाद वांग हाओ ब्रह्मांड में कहीं भी भाग जाए, वह आत्माओं के बीच रहस्यमय संबंध के माध्यम से यंग मास्टर मोदान के अनुमानित स्थान का पता लगा सकता था। दूसरी ओर कठपुतली के जादू ने उसे पूरी तरह से वांग हाओ का गुलाम बना दिया। अगले ही क्षण चेहरे पर एक विकृत भाव के बाद युवा मास्टर मोदान अचानक जमीन पर लेट गए और अपने चेहरे पर श्रद्धा भाव के साथ वांग हाओ की पूजा करने लगे। मालिक, मोदान के युवा स्वामी का शरीर घुटनों के नीचे तक धंस गया था। वह पहले तो घुटने टेकना चाहता था, लेकिन अंत में उसे केवल जमीन पर लेटना पड़ा। जब वांग हाओ को एहसास हुआ कि कठपुतली का श्राप अपना असर दिखा चुका है, तभी उसने पूरी तरह से अपनी सतर्कता कम कर दी। फिर उसकी नज़र मोदान के हाथ में मौजूद ईश्वर और दानव की आंख पर पड़ी। मैंने अभी अभी इसे लेने और जांचने के लिए संपर्क किया है। ठीक उसी समय वांग हाओ की उंगली देवताओं और राक्षसों की आंख से लगभग 1 मीटर दूर थी। अचानक ईश्वर और दानव की आंख पर मौजूद अनगिनत तंतु सजीव हो उठे और बेतहाशा बढ़ने लगे। पल भर में कई मीटर लंबे हो गए और बिना हवा के हजारों विलो शाखाओं की तरह हिलने लगे। फिर वह अचानक सिकुड़ गया और वांग हाओ को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। ये सब बहुत तेजी से और बहुत अजीब तरीके से हुआ। वांग हाओ उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं थे जब अनगिनत जुगनुओं ने उन्हें एक विशाल चावल के पकौड़े के अंदर घेर लिया। इसके तुरंत बाद ये टेंटिकल्स अपने आप वांग हाओ की रक्त वाहिकाओं में जड़ जमाने लगे और उसके पूरे शरीर से खून चूसने लगे। पलक झपकते ही सभी चमकीले टेंटिकल्स पूरी तरह से खून जैसे लाल हो गए। देवताओं और राक्षसों की यह मूल रूप से काली आंख अब एक भयानक लाल रंग में बदल गई है। अचानक वांग हाओ के दिमाग में एक भयावह आवाज गूंज उठी। हे, मैंने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और आखिरकार पर्याप्त वंश और आत्मिक शक्ति वाला एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ। विरोध मत करो नन्ही सी बच्ची, बस मुझे तुम्हें खा जाने दो। ही उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के दिमाग में एक भयावह आवाज गूंजी, जो मानो अनगिनत ब्रह्मांडों को पार करते हुए उसकी चेतना पर उतर आई हो। तुम कौन हो? तुम मेरे दिमाग में क्यों हो? वांग हाओ चौंक गया। इस समय वांग हाओ को यह एहसास नहीं था कि वो आवाज वास्तव में ईश्वर और दानव की आंख के स्वामी द्वारा उत्पन्न की गई थी। यह आवाज दिव्य आत्मा के एक अंश से आई थी जो देवताओं और राक्षसों की इस आंख के भीतर शेष थी। हे नन्हे, क्या तुम अभी मेरी बाईं आंख पकड़े हुए हो? मेरी अनुमति के बिना दूसरों की चीजें लेना बहुत ही असभ्यता है। हे, सजा के तौर पर तुम आज्ञाकारी होकर मेरा शरीर बन जाओगे। विक स्टॉप्ड। अध्याय 721। लिटिल रेड जागती है। मैं अनगिनत युगों से विलुप्त हूँ और मेरी दिव्य आत्मा का एक अंश मात्र इस बाईं आंख में समाहित है। समय बहुत लंबा बीत चुका है और विभिन्न जातियों के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों ने मेरी यह बाईं आंख प्राप्त कर ली है, लेकिन मेरे पुनरुत्थान की शर्तों को पूरा करने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम हो, नन्हे से।
कृपया ताइवान की बेहतरीन किताबें पढ़ने और अध्यायों के सबसे तेज़ अपडेट देखने के लिए इस शानदार वेबसाइट पर जाना न भूलें। हे नन्हे बच्चे, मेरे पुनरुत्थान के लिए बलिदान बन पाना सचमुच तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। हा। वांग हाओ बिल्कुल हिलने डुलने में असमर्थ था। उसके शरीर के लगभग हर रोमछिद्र में एक पतली तंतु गहराई तक घुसी हुई थी। उसके शरीर का रक्त, ऊर्जा और जीवन शक्ति इन असंख्य तंतुओं द्वारा अवशोषित होकर तेजी से उसकी आंख में प्रवाहित हो रही थी। वांग हाओ की मांसपेशियां तेजी से कमजोर होती जा रही थीं। उस क्षण वांग हाओ को लगा कि उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है और उसने अपने 3 क्लोन को बुलाने की क्षमता भी खो दी। तीनों क्लोनों के भीतर की ऊर्जा भी वांग हाओ के मुख्य शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और अंत में इसे भी इन तंतुओं द्वारा तेजी से बाहर निकाल लिया गया, जो इस दानव स्वामी के पुनर्जन्म के लिए ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। पलक झपकते ही वांग हाओ एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बन गया। उसकी त्वचा झुर्रियों से ढकी हुई थी और उसके शरीर से खून और ऊर्जा तेजी से निकल रही थी। शरीर के सभी 720 एक्यूपॉइंट्स के भीतर मौजूद मौलिक ऊर्जा भी इस भयानक खिंचाव बल का सामना नहीं कर सकी। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस देवी देवताओं की आंख में सचमुच एक जीवित दिव्य आत्मा का अंश मौजूद है। क्या प्राचीन काल में सभी देवी देवता और राक्षस पूरी तरह से गायब नहीं हो गए थे? इतने साल बीत गए, फिर भी ये दिव्य आत्मा का अंश अभी तक कैसे नहीं विलीन हुआ? वांग हाओ के शरीर का एकमात्र हिस्सा जो स्वतंत्र रूप से हिल सकता था, वह उसकी चेतना थी। उसकी मांसपेशियां क्षीण हो गईं, उसका रक्त और ऊर्जा क्षीण हो गई, उसकी मूल शक्ति बेतहाशा क्षीण हो रही थी और उसकी जीवन ऊर्जा तेजी से नष्ट हो रही थी। उसके दांत्यान, उसके पूरे शरीर में फैले 720 स्पर्श बिंदु और यहाँ तक कि उसके तीनों क्लोन भी ऊर्जा से क्षीण हो रहे थे। 10 मिनट बाद वांग हाओ 1 मीटर से भी कम कद के एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, जिसकी हड्डियों में मौजूद ऊर्जा भी ईश्वर और दानव की आंख द्वारा भस्म हो रही थी। चेतना और आत्मा का दायरा भी सिकुड़ने लगा। वांग हाओ की चेतना धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। इस समय जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने वांग हाओ के विचारों को नियंत्रित कर लिया, जिसके कारण वह अचानक अपने मृत्यु के निकट के अनुभव से जाग गया। जाग जाओ, मैं मर नहीं सकता, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। मैं तो बस दानव राजा की बची हुई आत्मा हूँ, एक अकेला भूत जो बिना किसी निशान के मर गया है। मैं मर नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। अचानक जीवित रहने की प्रबल इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर वांग हाओ जोश से भर उठा। चेतना के सागर के भीतर स्थित रहस्यमय काला मन का तेजी से घूमने लगा और उसकी सतह पर बनी 2 सुनहरी रेखाएं भी चमकने लगीं। वांग हाओ के दांतियान में मौजूद काले ड्रैगन मोती ने एक गहरी ड्रैगन गर्जना उत्सर्जित की, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे दानव देवता की आंख के दबाव का प्रतिरोध करने में मदद मिल रही है। आत्मा के भीतर आत्मा साधक के क्लोन ने भी अपने पूरे शरीर और मांस को पोषण देने के लिए तेजी से आत्मा ऊर्जा प्रवाहित की। क्लिक क्लिक टिल्ड। अंडे के छिलके के टूटने की आवाज सुनाई दी और सो रही छोटी लाल आखिरकार जाग उठी। भाई वांग हाओ, खतरा। वांग हाओ के मन में एक स्पष्ट घंटी जैसी ध्वनि गूंजी, जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज। लिटिल रेड, ये तुम हो। आखिरकार तुम जाग गई। ये आभा, क्या ये हो सकती है? वांग हाओ को गहरा सदमा लगा। 1 साल तक उससे न मिलने के बाद शियाओ हुन से निकलने वाली आभा उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। भाई वांग हाओ, मैं विकास के चरण में प्रवेश कर चुका हूँ। आपकी मानव शक्ति वर्गीकरण के अनुसार मैं अब तार्कीय स्तर के शिखर पर हूँ। वांग हाओ हक्का बक्का रह गया। महज 1 साल में वो सीधे 8वें स्थान से 9वें स्थान पर पहुंच गया और 10वें स्थान के उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच गया। इतनी भयानक गति तो वाकई चौंका देने वाली है। वांग हाओ 1 साल से हर दिन साधना कर रहा है और कई संयोगवश मुलाकातों के बावजूद वह केवल 9वें रैंक के मध्यवर्ती स्तर तक ही प्रगति कर पाया है। और ये नन्ही बच्ची शियाओ होंग सिर्फ झपकी लेने से ही इतनी भयानक रूप से बड़ी हो गई है। सच कहूँ तो दूसरों से अपनी तुलना करना बेहद निराशाजनक होता है।
वांग हाओ के साथ किए गए आत्मा समता अनुबंध के कारण शियाओ होंग अचानक जाग उठी। वांग हाओ के जीवन को गंभीर खतरे में देखकर वह अपनी नींद से जागने के लिए विवश हो गई। मूल रूप से इस नींद से जागने के बाद जियाओ होंग की शक्ति सीधे एक पवित्र जानवर के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी, जो लगभग एक डोमेन लॉर्ड के स्तर के बराबर है। हालांकि अचानक व्यवधान के कारण उसकी शक्ति केवल तारा स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद रुक गई। अपनी विकास अवधि के दौरान तारा जीव अविश्वसनीय रूप से तीव्र गति से बढ़ते हैं। इस अवस्था में वे तारामंडलों में विचरण करने और अपनी शक्ति बढ़ाने तथा विकास को गति देने के लिए तारामंडल सागर से संसाधन और खनिज ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। हे, ये आभा तो दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे नन्हे जीव ने अच्छे वंश वाले तारा दानव के साथ आत्मा समता का अनुबंध किया होगा। हे, इसलिए तो तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी शक्तिशाली और जीवन शक्ति इतनी प्रचुर है। हाँ, वैसे तो तुम्हारे शरीर को ग्रहण करने से मेरा पुनर्जीवन मुश्किल से ही संभव हो पाता, थोड़ी सी कमी रह जाती। लेकिन अगर मैं इस तारा दानव को भी ग्रहण कर लूं, तो पुनर्जीवन के बाद ये कमी यथासंभव दूर हो जाएगी। हे, शियाओ होंग के जागने से पहले ही उसने एक भयानक और असहज बुरी आभा को महसूस किया। भाई, ये बदमाश तुम्हें मार डालेगा। लिटिल रेड, जाओ और उसे खा जाओ। गुस्से से भरी शाओ होंग वांग हाओ के पास पहुंची और उसने देखा कि वांग हाओ का शरीर अनगिनत खून जैसे लाल टेंटिकल्स से एक बड़े कोकून में बंधा हुआ था। पल भर में ही वह क्रोध से भर उठा और उसकी लाल क्रिस्टल जैसी आंखें मानो जल रही थीं। अरे कमीने, भाई वांग हाओ को अभी छोड़ दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। लिटिल रेड ने क्रोध से कहा। उसका शरीर 5 मीटर ऊंचे रूप में बदल गया। उसने अपने नुकीले लाल क्रिस्टल के पंजों की एक जोड़ी फैलाए और वांग हाओ के पूरे शरीर को बांधने वाले टेंटिकल्स को काटने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद जियाओ होंग ने पाया कि उसके अविनाशी पंजे इन चमकीले लाल तंतुओं के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे, जो बाल से भी पतले प्रतीत होते थे। अचानक लिटिल रेड को गुस्सा आ गया और उसने अपना मुंह चौड़ा खोलकर तैरती हुई आंख को एक ही झटके में निगल लिया। हे, नन्हे तारा राक्षस, ये बेकार है, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर तुम अपने चरम रूप में होते तो शायद मैं थोड़ा डर जाता, लेकिन तुम अभी विकास के दौर में हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे स्वामी को निगलने के बाद जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। तू कमीना, तुझे भाई वांग हाओ को मारने की इजाजत नहीं है। मैं तुझे काट काट कर मार डालूंगा, काट काट कर मार डालूंगा। लिटिल रेड ने पाया कि उसकी निगलने की क्षमता आंख को निगलने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए उसने अपने नुकीले दांत निकालकर उसे काटना शुरू कर दिया। क्लिक बैंग टिल्डा, क्लिक बैंग टिल्डा। शाओ होंग ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया और उसके नुकीले दांत चटक कर टूट गए। उसके लगभग सभी नुकीले दांत उसकी आंख की पुतली से टकराकर चकनाचूर हो गए। पवित्र कलाकृतियों की तरह नुकीले उन दांतों ने आंख की पुतली पर एक भी सफेद निशान नहीं छोड़ा। अरे बदमाश, भाई वांग हाओ को छोड़ दो। तुम्हें भाई वांग हाओ को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं है। लिटिल रेड की आंखों से खून के लाल आंसू बह निकले और जैसे जैसे वे गिरते गए, वे पारदर्शी सोने और चांदी के माणिक्यों में परिवर्तित हो गए। अपने नुकीले दांतों से आंख को कुचलने के बाद लिटिल रेड उसे अपने मसूड़ों से कुतरती रही। उसके दांतों के बीच की दरारों से बैंगनी संक्षारक तरल की धाराएं आंख और उसकी पूंछ से जुड़ी अनगिनत तंतुओं पर टपक रही थीं, जिससे गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। स्टॉप्ड अध्याय 722 9 दिव्य ऊर्जा की बूंदें। लिटिल रेड द्वारा स्रावित संक्षारक चिपचिपा पदार्थ जब चमकीले लाल टेंटिकल्स के संपर्क में आया तो धीरे धीरे उनकी सतह को नष्ट करने लगा। उस समय जियाओ होंग गुस्से से अंधा हो गया था और उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत दानव देवता की आंख में बची हुई आत्मा पीड़ित के रूप में चौंक गई। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? इस नन्हे तारा दानव की वंश परंपरा कैसी है? इसमें इतनी भयानक संक्षारक शक्ति कैसे हो सकती है कि यह मेरे द्वारा संघनित दिव्य शक्ति तंतुओं को भी नष्ट कर सकती है? मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा, मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा, तुम बड़े दुष्ट आदमी।
लिटिल रेड पागल कुत्ते की तरह आंख को काट रहा था। जोर से काटने के कारण उसके दांत टूट गए थे और दरारों से लाल खून की धारें बह रही थीं। रक्त और बैंगनी रंग के चिपचिपे पदार्थ दोनों में ही अत्यंत प्रबल संक्षारक गुण होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिटिल रेड के मुंह से खून के साथ मिला हुआ संक्षारक तरल पदार्थ अधिकाधिक टपकने लगा और धीरे धीरे उसकी ये चमकदार लाल टेंटेकल्स अधिकाधिक संक्षारित होने लगी। पहला चमकीला लाल टेंटेकल धीरे धीरे गलने और टूटने लगा, फिर दूसरा, तीसरा। जैसे जैसे चमकीले लाल रंग के टेंटेकल्स गलकर टूटते गए, लिटिल रेड को इस चमत्कार का पता चलने लगा। मेरी लार और खून से तो ये घटिया धागे पिघल जाएंगे। हा, अब भाई वांग हाओ बच गया। हे दुष्ट, देखते हैं मैं तुम्हारे शरीर के सारे बाल नोच लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिटिल रेड बेहद खुश लग रही थी और फिर उसने अपना मुंह खोलकर पूरी आंख को निगल लिया और उसे मुंह में ही रोके रखा। इसके बाद उसने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके मुंह से तेजी से संक्षारक बलगम निकलने लगा। लगभग 10 मिनट बाद इस आंख की पुतली पर मौजूद अधिकांश चमकीले लाल टेंटिकल्स काट दिए गए हैं। परिणामस्वरूप दानव देवता की आंख द्वारा वांग हाओ के शरीर से ऊर्जा अवशोषित करने की गति भी प्रभावित हुई। वांग हाओ धीरे धीरे होश में आ गया और उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आई। शाओहोंग, क्या तुमने मुझे बचाया? अपनी स्तब्ध अवस्था में वांग हाओ ने अपने सामने शाओहोंग की पीठ देखी। वांग हाओ को धीरे धीरे होश में आते देख शाओहोंग बेहद खुश हुई। वाह, भाई वांग हाओ आखिरकार ठीक हो रहे हैं। इस समय देवताओं और राक्षसों की आंख में मौजूद शेष आत्मा घबरा गई। यदि पुनरुत्थान की प्रक्रिया बाधित हुई तो उसकी शेष आत्मा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और वह न केवल पुनरुत्थान अनुष्ठान पूरा करने में असफल हो सकती है, बल्कि पूरी तरह से नष्ट भी हो सकती है। अपनी शेष आत्मा ऊर्जा के साथ ये बची हुई आत्मा मुश्किल से एक व्यक्ति को निगलने का भार सहन कर सकती थी, इसलिए इसने जियाओहोंग की कार्रवाई के खिलाफ कोई हमला या बचाव नहीं किया। हालांकि तब पछताने का कोई फायदा नहीं था। धिक्कार है, इस छोटे से शैतान ने मेरी पुनरुत्थान योजना को बर्बाद करने की हिम्मत कर ली। धिक्कार है, यह मरने के लायक ही है। अगर सारे उपाय विफल हो गए तो मुझे उस मानव बच्चे के साथ पुनरुत्थान अनुष्ठान को जबरदस्ती तोड़ना होगा और इसके बजाय इस छोटे से तारा राक्षस को निगल जाना होगा। हालांकि मेरी वर्तमान ऊर्जा को देखते हुए एक चरम स्तर के तारा राक्षस को निगलने में शायद कुछ जोखिम शामिल है, लेकिन अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया और इस छोटे से तारे जैसे राक्षस ने मेरी सारी दिव्य शक्ति छीन ली, तो मुझे डर है कि मैं इससे निपटने में भी सक्षम नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। पलक झपकते ही वांग हाओ को बांधने वाले सभी चमकीले लाल टेंटिकल्स पीछे हट गए और वांग हाओ के शरीर से अलग हो गए। ये चमकीले लाल तंतु हवा के बिना भी हजारों जलीय पौधों की तरह हवा में लहरा रहे थे, धारा के साथ बहते और झूलते हुए। फिर जैसे कोई जल राक्षस मनुष्यों को खाने का फैसला करता है, वैसे ही वे अचानक हजारों नुकीले तीरों में बदल गए और लिटिल रेड के पूरे शरीर को भेद डाला। लेकिन देवताओं और राक्षसों की आंख के आश्चर्य के लिए लिटिल रेड के शरीर में प्रवेश कर चुके दिव्य शक्ति के रेशे पिघलने लगे। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? इस नन्हे तारा जीव का खून मेरी दिव्य शक्ति के तंतुओं को नष्ट कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? धिक्कार है, ये नन्हा तारा जीव किस प्रजाति का है? धिक्कार है, मैंने बड़ी मेहनत से जो दिव्य शक्ति के तंतु संश्लेषित किए थे, उनमें से 60% नष्ट हो गए। धिक्कार है, अगर यही चलता रहा तो ये छोटा तारा दानव मेरी सारी दिव्य शक्ति के तंतु नष्ट कर देगा। मेरा राक्षसी शरीर पहले ही नष्ट हो चुका है और अब दिव्य ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। ये दिव्य शक्ति के तंतु मेरी बची हुई दिव्य ऊर्जा से संश्लेषित किए गए थे। एक भी तंतु खोना अपूरणीय है। धिक्कार है। उसी समय जियाओहोंग द्वारा पिघलाई गई दिव्य शक्ति की रेशे वांग हाओ के शरीर के अंदर ही रह गईं और उजागर लाल तंतु धीरे धीरे वांग हाओ के शरीर में वापस सिकुड़ने लगे। ये चमकीले लाल तंतु वास्तव में दिव्य शक्ति के तंतु हैं, जो वास्तव में अत्यंत शुद्ध दिव्य ऊर्जा हैं।
दिव्य ऊर्जा एक भयानक ऊर्जा है जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है और यह केवल सच्चे देवताओं और राक्षसों के शरीर के भीतर ही उत्पन्न हो सकती है। ये ठीक इसी भयानक दिव्य शक्ति के कारण है कि देव राक्षस जाति पूरे ब्रह्मांड के अनगिनत लोकों में सबसे शक्तिशाली जाति बनने में सक्षम हुई, एक ऐसी अलौकिक सत्ता जो ब्रह्मांड में जीवन और प्रजातियों के किसी भी रूप से श्रेष्ठ है। अब ये दिव्य शक्ति तंतु नियंत्रण खो देने के कारण वास्तव में शुद्ध दिव्य ऊर्जा के रेशों में परिवर्तित हो गए हैं, जो सक्रिय रूप से वांधाओं के शरीर में वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे उसके भीतर प्रसारित होने लगते हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं अत्यंत दुर्लभ थीं और अंततः वांधाओं के शरीर के भीतर सुनहरे तरल की 9 बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गईं। सुनहरे तरल की ये 9 बूंदें शुद्धतम दिव्य ऊर्जा हैं। हालांकि इससे भयानक ऊर्जा निकली और सुनहरे तरल की प्रत्येक बूंद में मौजूद ऊर्जा वांधाओं के शरीर में मौजूद सभी मूल ऊर्जा भंडारों से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। ऊर्जा का ये स्तर फोर्स से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इन दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। इसी बीच पूरे शरीर में फैले 720 एक्यूपॉइंट्स में शेष आदिम ऊर्जा बेचैन थी, बेतहाशा घूम रही थी, मानो दिव्य ऊर्जा की इन 9 बूंदों को निगलने की कोशिश कर रही हो। दिव्य ऊर्जा के तरल की ये 9 बूंदें पहाड़ की तरह स्थिर रहीं, वांधाओं के सीने के एक्यूपॉइंट के पास मजबूती से जमी रहीं और एक वृत्त का निर्माण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य ऊर्जा के बीच एक रहस्यमय आकर्षण है, लेकिन साथ ही एक विचित्र प्रतिकर्षण बल भी है। परिणामस्वरूप दिव्य ऊर्जा के इन 9 सुनहरे बूंदों ने अंततः एक रहस्यमय संतुलन बना लिया। दिव्य ऊर्जा की इन 9 बूंदों को संतुलन तक पहुंचने में सक्षम बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक वांधाओं की छाती पर स्थित तांजोंग एक्यूपॉइंट से संबंधित था। शरीर में मौजूद 720 एक्यूपॉइंट्स और डांटियन पॉइंट्स में से तांजोंग एक्यूपॉइंट सबसे महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट है और यह वह पॉइंट है जो सबसे प्रचुर मात्रा में मौलिक ऊर्जा को संग्रहित करता है। जैसे जैसे वांधाओं को होश आने लगा, उसने इन चीजों पर ध्यान दिया और अचानक उसे एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि आदिम अराजकता शक्ति इस दिव्य सार शक्ति को आकर्षित कर सकती है? तो क्या आदिम अराजकता शक्ति इस दिव्य सार शक्ति को अवशोषित कर सकती है? ये जानकर वांधाओ अपने ही विचार से पूरी तरह से हैरान रह गया। शायद तांजोंग एक्यूपॉइंट में मौजूद आदिम ऊर्जा की मात्रा पर्याप्त आकर्षण पैदा करने के लिए अपर्याप्त है। यही कारण है कि दिव्य ऊर्जा की ये 9 बूंदें अंततः तांजोंग एक्यूपॉइंट में वापस नहीं लौट सकती। तो क्या होगा यदि मैं अपने शरीर के अन्य एक्यूपॉइंट से सारी आदिम ऊर्जा को तांजोंग एक्यूपॉइंट में स्थानांतरित कर दूं? क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य ऊर्जा की ये 9 बूंदें अंततः तांजोंग एक्यूपॉइंट में मौजूद आदिम ऊर्जा के भंवर में समा जाएं और आदिम ऊर्जा फिर से बढ़ जाए? वांधाओ अपने ही इस आश्चर्यजनक विचार से चकित रह गया। जल्द ही अपनी योजना के अनुसार वांधाओ ने अपने शरीर के सभी 719 एक्यूपॉइंट्स, विशेष रूप से डांटियन से आदिम ऊर्जा को अपनी छाती के केंद्र में स्थित तांजोंग एक्यूपॉइंट की ओर प्रवाहित करना शुरू कर दिया। स्टॉप्ड अध्याय 723 विनाश और पुनर्निर्माण। आधे घंटे बाद शरीर भर में फैले 719 एक्यूपॉइंट्स में स्थित डांटियन में बची हुई सभी आदिम ऊर्जा छाती में स्थित तांजोंग एक्यूपॉइंट में प्रवाहित की गई। सभी आदिम ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद तांजोंग एक्यूपॉइंट के भीतर आदिम ऊर्जा का भंवर तेजी से फैलने लगा और इसका आकार 100 गुना से भी अधिक बढ़ गया। जैसा कि उम्मीद थी, तांजोंग एक्यूपॉइंट के चारों ओर मौजूद सुनहरी दिव्य ऊर्जा तरल की 9 बूंदें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आदिम शक्ति द्वारा निर्मित ऊर्जा भंवर में एक अदम्य आकर्षण होता है। यहाँ तक कि सुनहरे दिव्य ऊर्जा के तरल की ये 9 बूंदें भी इसका विरोध नहीं कर सकीं। पफ टिल्ड, सुनहरे तरल की पहली बूंद आदिम ऊर्जा के भंवर में समा गई। फिर दूसरी बूंद आई, फिर तीसरी बूंद। जब भी यह सुनहरे तरल की एक बूंद को अवशोषित करता था, आदिम ऊर्जा का भंवर अचानक गति में बढ़ जाता था और तेजी से आकार में फैल जाता था। जब सुनहरे तरल की 9वीं बूंद पूरी तरह से अवशोषित हो गई, तो तांजोंग एक्यूपॉइंट के भीतर आदिम ऊर्जा का भंवर हजारों गुना बढ़ गया था और इसके एक्यूपॉइंट और डांटियन का स्थान लगभग उतना ही विशाल हो गया था जितना कि डांटियन का क्यूई सागर। जब आदिम शक्ति दिव्य आदिम शक्ति की इन 9 बूंदों के साथ विलीन हो गई,
तो इससे निकलने वाली ऊर्जा अनगिनत गुना बढ़ गई। ऊर्जा स्तर पर यह सबसे मौलिक और संपूर्ण उत्थान है। हालांकि पूर्ववर्ती हुन्युवान शक्ति प्रभुत्वशाली थी और ऊर्जा स्तर में ड्रैगन युआन शक्ति से थोड़ी आगे भी थी। अब दिव्य ऊर्जा की 9 बूंदों को अवशोषित करने के बाद हुन्युवान फोर्स का ऊर्जा स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। ये ड्रैगन एसेंस के ऊर्जा स्तर से कहीं अधिक है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए छाती पर स्थित तांजोंग एक्यू पॉइंट उतना ही महत्वपूर्ण हो गया जितना कि निचले दांतियान में स्थित केहाई एक्यू पॉइंट, और यह वांग हाओ के शरीर का दूसरा मुख्य दांतियान बन गया। इसके भीतर मौजूद आदिम ऊर्जा भंडार दांतियान और दांतियान के भीतर मौजूद आदिम ऊर्जा भंडार से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में तांजोंग एक्यू पॉइंट के दांतियन में संग्रहित हुन्युवान ऊर्जा का स्तर 9वें रैंक के मध्यवर्ती स्तर की सीमा को पार कर चुका है, उन्नत स्तर या 9वें रैंक के शिखर तक पहुंच गया है और तारा स्तर से केवल एक कदम दूर है। उसके शरीर में इस उच्च स्तरीय ऊर्जा के जुड़ने से वांग हाओ की साधना को बहुत लाभ हुआ। जैसे ही तांजोंग एक्यू पॉइंट का विस्तार रुका, उसके भीतर की हुन्युवान ऊर्जा अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी और पूरे शरीर के एक्यू पॉइंट्स और कोशिकाओं में तेजी से हुन्युवान ऊर्जा छोड़ने लगी। ये परिवर्तन एक सहज सुरक्षात्मक तंत्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि हुन्युवान फोर्स ने महसूस किया कि वांग हाओ के शरीर में जीवन शक्ति समाप्त हो गई है और वह मृत्यु के कगार पर है, इसलिए उसने उसके शरीर को पोषण देना और क्षति की मरम्मत में मदद करना शुरू कर दिया। देवताओं और राक्षसों की आंख द्वारा वांग हाओ के शरीर से ऊर्जा छीन लिए जाने के बाद उसका शरीर 1 मीटर से भी कम लंबा रह गया और उसकी सभी मांसपेशियां उसकी हड्डियों को ढकने वाली मुरझाई हुई त्वचा में बदल गईं, जिससे वह 7 साल के बच्चे की ऊंचाई वाले 80 वर्षीय व्यक्ति जैसा दिखने लगा। अचानक दिव्य ऊर्जा की 9 बूंदों को अवशोषित करने के बाद तांजोंग एक्यू पॉइंट ने लगातार अपनी मौलिक ऊर्जा को शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। ये कोशिकाएं, जो अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई थीं और एक निष्क्रिय प्रतीत होने वाली मृत अवस्था में थीं, अचानक वसंत ऋतु में सूखे पेड़ों की तरह पुनर्जीवित हो उठी, बारिश और उससे पोषित हुई और फिर से जीवन शक्ति का संचार करने लगीं। पहले सिकुड़ी हुई कोशिकाएं भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने के बाद पल भर में फूले हुए गुब्बारों की तरह फूल गईं। क्लिक करे टिल्ड, पलक झपकते ही वांग हाओ की हड्डियां और मांसपेशियां फैल गईं, उसकी हड्डियों की लंबाई तेजी से बढ़ गई और मांसपेशियां भी तेजी से फैल गईं। उसकी अस्थि मज्जा से जीवन से भरपूर ताज़ा रक्त द्रव्य की धाराएं उत्पन्न हुईं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से तेजी से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो गईं। पफ टिल्ड, तीनों हृदय बेतहाशा धड़कने लगे और वांग हाओ के शरीर से शक्तिशाली जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ। न तो तोड़फोड़, न ही निर्माण से पहले विनाश होता है। वांग हाओ का शरीर अब अपनी पिछली कमजोरी से मुक्त हो चुका है, मानो कोई सूखा पुराना पेड़ फिर से जीवंत हो उठा हो। उसके भीतर की गहरी जीवन शक्ति के मुक्त होने के बाद वांग हाओ की जीवन शक्ति और भी अधिक दृढ़ हो गई। इन मिश्रित आदिम शक्तियों ने सुनहरी दिव्य ऊर्जा की धाराओं के साथ मिलकर वांग हाओ के शरीर की हर कोशिका को शुद्ध कर दिया। यद्यपि दैवीय ऊर्जा अत्यंत विरल होती है, फिर भी इसका ऊर्जा स्तर आदिम शक्ति की तुलना में कई गुना अधिक होता है। सिर्फ 9 बूंदों ने वांग हाओ के शरीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया। विशेष रूप से संपूर्ण कंकाल के पुनर्निर्माण और विस्तार की प्रक्रिया के दौरान दिव्य ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं वास्तव में हड्डियों की सतह पर रहस्यमय आकृतियां बनाती हैं। यदि वांग हाओ इसका बारीकी से निरीक्षण करता तो वह निश्चित रूप से यह पता लगा लेता कि ये रहस्यमय पैटर्न बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पैटर्न पहले मोदान के युवा स्वामी की त्वचा पर दिखाई दिए थे। हालांकि वांग हाओ के पैटर्न अधिक संपूर्ण, शुद्ध और स्पष्ट प्रतीत होते थे, मानो उन्हें किसी चाकू से हड्डी की सतह पर उकेरा गया हो। इन आकृतियों में एक हल्की दिव्य रोशनी प्रवाहित हो रही है और ये बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसके अलावा वांग हाओ के पूरे शरीर की त्वचा सांप की त्वचा की तरह उतर रही थी। नवजात शिशु की त्वचा गोरी और बेदाग होती है, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह, चिकनी और कोमल, चमकदार, सफ़ेद जेड की तरह, प्रकृति द्वारा परिपूर्ण रूप से निर्मित। हालांकि पहले की तरह उभरी हुई मांसपेशियों की रेखाएं अब दिखाई नहीं देती,
लेकिन पूरे शरीर में अधिक संयमित मांसपेशियों की रेखाएं अधिक शक्तिशाली प्रभाव देती हैं। सबसे बड़ा बदलाव उन कोशिकाओं में होता है जिनसे शारीरिक शरीर बनता है। वांग हाओ के शरीर की कोशिकाएं बड़ी हो गईं और कोशिकाओं के बीच के अंतराल लगभग पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे वांग हाओ के पूरे शरीर का घनत्व बहुत बढ़ गया। मूल रूप से 200 पाउंड वजन का था, अब इसका वजन 5000 पाउंड से अधिक है। इसका वजन 2.5 टन है। हालांकि वांग हाओ का वर्तमान शरीर पहले की तुलना में काफी पतला है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि वांग हाओ के शरीर में कोशिकाओं का घनत्व बढ़ गया है, जिससे वह अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकता है और कोशिकाओं के बीच का अंतराल भी खत्म हो गया है। धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद वांग हाओ की आंखें स्याही की तरह काली हो गईं, जैसे किसी शिशु की आंखें हों। बस थोड़ा सा अंतर ये था कि उसकी काली पुतलियों में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। मूल रंग के सारे बाल वापस उग आए हैं। नए बाल अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं, यहाँ तक कि स्टील के तार से भी अधिक मजबूत। प्रत्येक बाल सीधा खड़ा है, चमकदार और चिकना, काला और साफ, बिना किसी गंदगी के। ऐसा लग रहा था मानो हवा में मौजूद धूल भी अपने आप वांग हाओ के शरीर से दूर भाग रही हो। वांग हाओ ने अपने अंगों को हिलाया और तुरंत ही उसकी हड्डियों से चटकने की आवाजें आईं और उसकी सूखी त्वचा से चिपकी हड्डियां सांप की केंचुली की तरह जमीन पर फिसल गईं। एक विचार के साथ वांग हाओ ने विनाश की एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न की जिसने उसके शरीर पर लगी सारी गंदगी और जमीन पर पड़ी सूखी मृत त्वचा को जलाकर राख कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर बहुत अधिक मजबूत हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अब सर्वोच्च श्रेणी की पवित्र कलाकृति को पार कर लिया है और एक अर्धदेवता के स्तर तक पहुंच गया हूं? वांग हाओ ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर भयभीत हो गया कि उसका नवजात शरीर एक विशाल पर्वत जैसा महसूस हो रहा था। अब तो मुझे अपने शरीर को हिलाना डुलाना भी बेहद मुश्किल लगता है। अरे बाप रे, मेरा वजन इतना बढ़ गया है। इसलिए तो मैं तब एक कदम भी नहीं चल पा रही थी जब मेरी तबीयत खराब थी। अनुकूलन की अवधि के बाद वांग हाओ अंततः अपने नए शरीर पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो गया। इस नए शरीर का वजन 5000 पाउंड से अधिक है और प्रत्येक पैर अतिरिक्त 2400 पाउंड का भार वहन करता है, जिसका अर्थ है कि आवश्यक मांसपेशियों की ताकत से 24 गुना अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों को पुनः समायोजित होने और ठीक होने में समय लगता है। स्टॉप्ड अध्याय 724 दिव्य अग्नि। वांग हाओ द्वारा इस नए शरीर पर नियंत्रण करने के बाद उसने देखा कि शियाओ होंग अपने मुंह में कुछ चबा रही थी। वाह भाई वांग हाओ, आप आखिरकार ठीक हो गए। ये बहुत बढ़िया है। शियाओ होंग ने अपनी आवाज प्रसारित की। इस समय शियाओ होंग की थोड़ी और तालू की हड्डियां घनी दरारों से ढकी हुई थीं और चमकीले लाल खून की बूंदें उसके चेहरे की दरारों से रिसकर जमीन पर गिर रही थीं। खून की एक बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही वह अनगिनत पारदर्शी सोने और चांदी के माणिक्यों में बदल गया। ये देखकर वांग हाओ का गला भर आया और पुरानी यादें उसके मन में उमड़ पड़ीं। इस वेबसाइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान नॉवल नेटवर्क। समय बिताने के लिए बढ़िया .com बहुत उपयोगी। शियाओ होंग, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वाह भाई, आपका स्वागत है। बस थोड़ी देर और लिटिल रेड इस बदकिस्मत आंख के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जिद्दी नन्ही लाल ने देवताओं और राक्षसों की आंख को लगातार कुतरना जारी रखा। जैसे जैसे शियाओ होंग के मुंह में मौजूद संक्षारक लार घोल में अधिक समय तक भीगती रही, देवताओं और राक्षसों की आंख में बची हुई आत्मा का अंश तेजी से अधीर होता गया। धिक्कार है तुम पर, छोटे से दरिंदे, मुझे अभी छोड़ दो। एक बार जब मैं भाग निकला तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। छोटे से तारा राक्षस, तुम्हारी आत्मा को चीर दूंगा और तुम्हें अनंत यातना दूंगा। ईश्वर और दानव की आंख पर मौजूद अनगिनत लाल रंग की तंतुयां संक्षारक लार से टूटकर अलग हो गईं। उनमें से कुछ सुनहरे तरल की बूंदों में बदल गईं और जमीन पर गिर गईं, जबकि अधिकांश को लिटिल रेड ने अनजाने में निगल लिया। जमीन पर फैली सुनहरी दिव्य ऊर्जा को देखकर वांग हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ।
उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक विशाल हाथ में रूपांतरित किया और जमीन से उस सुनहरे तरल को इकट्ठा करने की तैयारी करने लगा। हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी मानसिक शक्ति सीधे सुनहरे तरल पदार्थ में प्रवेश कर सकती है और वे इसे बिल्कुल भी अवशोषित करने में असमर्थ थे। अंत में वांग हाओ ने बड़ी सावधानी से अपनी उंगलियों से उस सुनहरे तरल को उठा लिया। कितना भारी! इस सुनहरे तरल की प्रत्येक बूंद का वजन हजारों पाउंड है। जमीन पर बिखरी हुई सुनहरी तरल की 21 बूंदों को अपनी हथेली में इकट्ठा करने के बाद ऐसा लगा मानो वे 21 बूंदें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हों और आपस में नहीं मिल रही हों। मैंने उस सुनहरे तरल की 9 बूंदें पी ली और मेरे शरीर में इतना जबरदस्त बदलाव आया। अगर मैं उस सुनहरे तरल की 21 बूंदें और पी लूं तो मेरा शरीर निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। वांग हाओ उत्सुकता से भरा हुआ था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और सारा सुनहरा तरल निगल लिया। हालांकि इसे निगलने के तुरंत बाद वांग हाओ के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। इस सुनहरे तरल की प्रत्येक बूंद का वजन हजारों किलोग्राम है और 21 बूंदों का कुल वजन 210,000 किलोग्राम से अधिक है। निगलने के बाद ये सीधे पेट में समा जाता है। यदि वांग हाओ का शरीर अब किसी देवता के समान मजबूत न होता तो संभवतः वह इस 210,000 किलोग्राम सुनहरे तरल से चूर चूर हो गया होता। जल्द ही वांग हाओ के मानसिक नियंत्रण में तांजोंग एक्यूपॉइंट में ऊर्जा का भंवर तेजी से घूमने लगा और इसके द्वारा उत्पन्न भयानक आकर्षण ने धीरे धीरे पेट की गुहा में मौजूद सुनहरे तरल की 21 बूंदों को तांजोंग एक्यूपॉइंट की ओर खींच लिया। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है। लगभग आधे घंटे बाद जब सुनहरे तरल की सभी 21 बूंदें तांजोंग एक्यूपॉइंट द्वारा अवशोषित हो गईं, तो हुन्योवान ऊर्जा का स्तर फिर से बढ़ गया। फिर ये मौलिक ऊर्जाएं अपने आप पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगीं और इन मौलिक ऊर्जाओं से दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वे हड्डियों की सतह पर उकेरे गए सुनहरे पैटर्न में परिवर्तित हो गईं। परिवर्तन तेजी से हुए, लेकिन प्रक्रिया अचानक समाप्त नहीं हुई। जैसे जैसे आदिम ऊर्जा ने पूरे शरीर की हड्डियों को बार बार शुद्ध किया, रहस्यमय आकृतियां और अधिक स्पष्ट और सघन होती गईं। धीरे धीरे वांग हाओ ने आखिरकार इस बदलाव को महसूस किया। मेरी हड्डियां रहस्यमय आकृतियों से ढकी हुई हैं। ये आकृतियां मोडन के शरीर पर बनी रहस्यमय आकृतियों से बहुत मिलती जुलती हैं। क्या ये रहस्यमय आकृतियां इस बात का संकेत हो सकती हैं कि मैंने एक अर्धदेव के शरीर में प्रवेश कर लिया है? दूसरी ओर जब लिटिल रेड ने देवताओं और राक्षसों की आंख पर मौजूद दिव्य शक्ति के रेशों को पूरी तरह से साफ कर दिया, तो देवताओं और राक्षसों की आंख अंततः अवाक रह गई। तुम्हें धिक्कार है, छोटे दरिंदे। मैं तुम्हें स्वयं मार डालूंगा। फिर मैं तुम्हारी दरिंदे जैसी आत्मा को आत्मा के दीपक में परिवर्तित कर दूंगा, ताकि तुम अनंत काल तक दिव्य अग्नि से जलने का दर्द सहते रहो। तू दुष्ट है। तू ही था जिसने सबसे पहले वांग हाओ भाई को मारने की कोशिश की थी। मैंने तुझे सजा के तौर पर तेरे शरीर के सारे बाल नोच डाले। तू मुझसे बदला लेना चाहता है, तो मैं तुझे अभी चूर चूर कर दूंगा। शाओ होंग ने गुस्से में आकर आंख थूक दी। इसके बाद इसका शरीर बढ़कर 9000 फीट लंबा हो गया, जिसमें प्रत्येक फीट की लंबाई 500 मीटर से अधिक थी। शाओ होंग ने अपनी हथेली खोली और आंख की पुतली पर जोर से थप्पड़ मारा। बैंग 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 बैंग। एजोर ड्रैगन पैलेस में लगातार तेज आवाजें गूंज रही थीं। अगर महल के भीतर सुरक्षा कवच न होता तो यह महल बहुत पहले ही ढह चुका होता। जमीन पर पड़ी नीली पत्थर की ईंटों पर किसी प्रकार का रहस्यमय प्रतिबंध खुदा हुआ था, इसलिए ज़ियाओ होंग उन्हें कितनी भी जोर से तोड़ दे, उन पर एक खरोंच भी नहीं आती थी। मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार कर मार डालूंगा। मैं तुम्हें थप्पड़ मार मार कर मार डालूंगा, ताकि तुम मुझे कभी मारने की कोशिश न करो। कोई फायदा नहीं। हा, यह आंख सचमुच एक दिव्य आंख है। तुम छोटे शैतान, जब तक तुम परम रूप में विकसित नहीं हो जाते, तब तक तुम इसे हिला भी नहीं सकते। चाहे तुम अरबों साल तक इस पर वार करते रहो, फिर भी मेरी आंख का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ज़ियाओ होंग बेहद जिद्दी थी। दांत पीसते हुए वो लगातार अपनी आंखों को जोर जोर से थपथपाती रही।
ये देखकर वांग हाओ ने तुरंत शियाओ हुन को रुकने के लिए कहा। छोटी लाल, अब रुक जाओ। चाहे तुम इस रसायनशाला को ध्वस्त ही क्यों न कर दो, तुम इस दिव्य आंख का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। इसे मेरे भरोसे क्यों नहीं छोड़ देती? मेरे पास देवताओं और राक्षसों की इस आंख से निपटने का तरीका है। जियाओ होंग तुरंत रुक गया। बहुत खूब भाई वांग हाओ, क्या आपके पास इस बुरी नज़र से निपटने का कोई तरीका है? वांग हाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। इस आंख को मेरे भरोसे छोड़ दो। देवताओं और राक्षसों की आंख ने वांग हाओ के घमंड भरे शब्दों पर उपहास करते हुए कहा, हम, एक मामूली इंसान बच्चा इतनी घमंडी बकवास करने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराते हो। यहाँ तक कि देव राक्षस वंश से संबंधित देव राक्षस नेत्र का अभिमान भी वांग हाओ के शब्दों से हिल गया। वांग हाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी उंगली से अब हानिरहित हो चुकी भगवान और दानव की आंख को उठाया और बिना कुछ कहे उसे नीले ड्रैगन कड़ाही में फेंक दिया। ऊपरी ढक्कन को सील करने के तुरंत बाद जाशन कॉम ने उन्मत्त होकर ड्रैगन एसेंस को एजोर ड्रैगन कड़ाही में प्रवाहित किया। जैसे ही ड्रैगन एसेंस डाला गया, नीले ड्रैगन कड़ाहे के अंदर गहरी नींद में सो रहा काला अग्नि ड्रैगन अचानक अपनी आंखें खोलकर मुंह खोलकर वांग हाओ द्वारा दिए गए ड्रैगन एसेंस को पी गया। फिर उसने दोबारा मुंह खोलकर एक सांस छोड़ी, जिससे नीले ड्रैगन कड़ाहे के अंदर की दिव्य अग्नि अचानक भड़क उठी और तापमान अचानक एक अत्यंत भयानक स्तर तक बढ़ गया। धीरे धीरे वांग हाओ ने ड्रैगन एसेंस की मात्रा बढ़ती गई। एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तो दिव्य अग्नि है। धिक्कार है, एक नन्हे बच्चे के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है जो पहले ही लुप्त हो चुकी है? देवता और राक्षस बहुत पहले इस ब्रह्मांड को छोड़कर चले गए थे। इस दिव्य अग्नि को तो समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ये इस नन्हे बच्चे के हाथों में कैसे है? ये असंभव है। भले ही ये दिव्य अग्नि हो, साधारण प्राणी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए इसे अपने वश में करना नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी दिव्य अग्नि नहीं हो सकती, लेकिन इस ज्वाला का तापमान केवल दिव्य अग्नि से ही प्राप्त किया जा सकता है। इतनी भीषण गर्मी में तो तारा भी पूरी तरह पिघल जाएगा। WXG स्टॉप्ड अध्याय 725 देवताओं और राक्षसों का कब्रिस्तान। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, ये बिल्कुल भी दिव्य अग्नि नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि देवताओं और राक्षसों के विलुप्त होने के बाद से बीते अनंत वर्षों में कुछ प्राणी वास्तव में देवताओं और राक्षसों के समान स्तर तक विकसित हो गए हों? तो इस जाति के प्राणियों ने दिव्य अग्नि के समान एक ज्वाला का सृजन किया? असंभव। देवता और राक्षस इस ब्रह्मांड की सबसे महान जाति हैं। सभी जीव देवताओं और राक्षसों द्वारा बनाए गए गुलाम हैं। किसी तुच्छ गुलाम के लिए उठकर देवताओं और राक्षसों से श्रेष्ठ अस्तित्व प्राप्त करना असंभव है। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। सिजल टिल्ड। जैसे जैसे ये जो ड्रैगन कड़ाही के अंदर का तापमान धीरे धीरे अपनी सीमा तक पहुंचता गया, देवताओं और राक्षसों की आंख की सतह लाल होने लगी, जो धीरे धीरे परिष्कृत होने के संकेत दे रही थी। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को देखने के लिए कृपया खोजें। धिक्कार है, ये कैसी नस्ल है? इन्होंने सचमुच दिव्य अग्नि के समान ज्वाला का निर्माण कर लिया। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने जब देवताओं और राक्षसों की आंख में आत्मा के उतार चढ़ाव को देखा, तो उसने उसमें और भी अधिक ड्रैगन युआन शक्ति डाल दी। ये पहली बार था जब वांग हाओ ने बिना किसी झिझक के एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर की लपटों का तापमान उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया था। इस समय एजोर ड्रैगन कड़ाही के अंदर की काली लपटें लगभग कड़ाही के हर इंच को भर रही थीं, और वह काला ज्वाला वाला अजगर अब 10,000 फीट से भी अधिक लंबा एक विशालकाय अजगर बन गया है। देवताओं और राक्षसों की आंख की सतह पर जमी काली परत पिघलने लगी और काले तरल की बूंदों में बदल गई। अरे, असंभव! मेरी दिव्य दृष्टि एक सच्ची दिव्य दृष्टि है, इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता। धिक्कार है, ये किस प्रकार की ज्वाला है? इस दिव्य दृष्टि को परिष्कृत करने की उम्मीद देखकर वांग हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। अरे बूढ़े कमीने,
तुमने अभी अभी मुझे लगभग मार ही डाला था। अब बदला लेने की मेरी बारी है। हे शैतान स्वामी, हे दिव्य नेत्र, अंत में तुम सब मेरे नीले ड्रैगन कड़ाहे में धूल का ढेर बन जाओगे। अद्भुत! एक देव राक्षस नेत्र को परिष्कृत करना, ऐसी उपलब्धि पूरे अल्फा ब्रह्मांड में अद्वितीय है। वांग हाओ बहुत अच्छे मूड में था। इस समय वांग हाओ को मोदान की याद आई। आदेश देने के बाद जमीन पर लेटी हुई मोदान रेंगकर वांग हाओ के पास आ गई। गुरुजी, मैंने देवताओं और राक्षसों की एक कब्र से यह देवताओं और राक्षसों की आंख खोजी है। कहा जाता है कि यह प्राचीन काल के किसी देवता या राक्षस की बाईं आंख है जिसकी मृत्यु हो गई थी। मेरे पास एक चर्मपत्र भी है जिसमें देवताओं और राक्षसों की आंख को शुद्ध करने की विधि लिखी है। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ गुरुजी। हम इसे जल्दी यहाँ लाओ। मोदान जमीन पर औंधा लेटा हुआ था। उसने अपना मुंह खोला और अपने गले में कई हलचलें करने के बाद एक प्राचीन काला स्थानिक छल्ला थूक दिया। गुरुजी, इस स्थानिक वलय में मेरी जीवन भर की सारी बचत समाहित है जो मैं अब आपको अर्पित करता हूँ। ईश्वर और दानव की आंख को परिष्कृत करने की विधि को दर्ज करने वाला चर्मपत्र इस स्थानिक वलय के निचले भाग में स्थित लकड़ी के बक्से में है। जैसे ही मोदान ने अंगूठी थूकी, उसने दोनों हाथों से उस पर लगी लार को पोंछा और स्थानिक अंगूठी पर बने आत्मा के निशान को मिटा दिया। वांग हाओ के रिंग में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा से रिंग की गहराई में उतरना शुरू कर दिया। इस स्थानिक वृत्त में कुल 3000 स्वतंत्र स्थान हैं, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कम से कम कई 100 घन मीटर है। इन स्थानों में बड़ी संख्या में बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं, जिन्हें सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित और वर्गीकृत किया गया है। वांग हाओ के पास हर चीज को एक एक करके जांचने का समय नहीं था, इसलिए उसने मोदान के निर्देशों का पालन किया। सबसे नीचे वाले स्थान में मौजूद एकमात्र लकड़ी के बक्से को बाहर निकाला और उसे खोल दिया। लकड़ी के बक्से में एक गहरे लाल रंग का चर्मपत्र का स्क्रॉल प्रमुखता से दिखाई दिया। स्क्रॉल से प्राचीन आभा निकल रही थी और यद्यपि बाहरी परत पर कार्बनीकरण के निशान थे, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। इसके बाद वांग हाओ ने चर्मपत्र का वह स्क्रॉल खोला। ये चर्मपत्र वास्तव में देवताओं और राक्षसों की आंखों को लूटने और उन्हें अपने उपयोग के लिए परिष्कृत करने की एक विधि को दर्ज करता है, जिसे देवताओं और राक्षसों की आंख कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदान ने इस दानव स्वामी की आंख को ईश्वर और दानव की आंख माना, क्योंकि उसने इसे इस चर्मपत्र पर दर्ज शोधन विधि के अनुसार प्राप्त किया था। इस चर्मपत्र पर अंकित लिपि प्राचीन ब्रह्मांड की आम भाषा है, जिसे वांग हाओ काफी हद तक समझ सकता है। हालांकि यह विधि केवल 300 शब्दों की है, लेकिन इसमें विस्तार से बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों की आंख की पहचान, परिष्करण और उपयोग कैसे किया जाए। तो बात कुछ ऐसी है। प्राचीन काल में देवता और राक्षस इस ब्रह्मांड से भाग गए थे, लेकिन अपने पीछे ब्रह्मांड के एक कोने में देवताओं और राक्षसों का एक कब्रिस्तान छोड़ गए, जो उनके महान युद्ध का अवशेष है। इसी चर्मपत्र के पाठ की बदौलत मोदान को देवताओं और राक्षसों का वह कब्रिस्तान मिला और संयोग से उसे एक राक्षस स्वामी की आंख भी मिल गई। इसलिए देवताओं और राक्षसों की आंख का उपयोग करने के लिए किसी के भौतिक शरीर को उस स्तर तक पहुंचना चाहिए जहां वह देवताओं और राक्षसों की आंख की शक्ति का सामना कर सके। हालांकि जब भी देवताओं और राक्षसों की आंख का इस्तेमाल किया जाता है, आत्मा को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जितनी बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि देवताओं और राक्षसों की आंख अंततः अपने स्वामी को ही निगल जाएगी। ऐसा लगता है कि यद्यपि देवताओं और राक्षसों की आंख शक्तिशाली है, इसका उपयोग करने का जोखिम भी बहुत बड़ा है। फिलहाल हमें इस देवी देवताओं की आंख को नीले ड्रैगन के कड़ाहे में ही छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे इसे परिष्कृत करना चाहिए। नीले ड्रैगन के कड़ाहे में सीलबंद प्रतिबंधों के कारण इस देवी देवताओं की आंख के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम इसे बाद में इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका खोजने के बाद इसे परिष्कृत कर सकते हैं। चर्मपत्र, स्क्रॉल और स्थानिक अंगूठी को रखने के बाद
वांग हाओ ने नीले ड्रैगन कड़ाही के ढक्कन को पूरी तरह से सील कर दिया और मोदान को निर्देश दिया कि वो अंदर मौजूद ईश्वर और दानव की आंख को भागने से रोकने के लिए उस पर कड़ी नजर रखे। तभी वांग हाओ ने एजोर ड्रैगन स्पेस छोड़ा। जब वांग हाओ चौकी के सशस्त्र उपग्रह कमान कक्ष में वापस लौटे तो यंग मास्टर मोदान से उनकी मुलाकात के बाद पूरा एक दिन बीत चुका था। अल्फा के ब्रह्मांड योद्धाओं ने अब पूरे सशस्त्र उपग्रह और उसके आसपास के 36 ग्रहों पर पूरी तरह से पुनः अधिकार कर लिया है। इस छोटे पैमाने के युद्ध के बाद स्टाररी स्काई सोसाइटी ने इसे स्वर्गीय स्तर के मिशन के रूप में पुनः वर्गीकृत किया। जीवित बचे सभी दल को 10 गुना अधिक युद्ध पुण्य प्राप्त हुआ और शहीद नायकों के परिवारों को विशेष सुविधा और मुआवजा दिया गया। ये मुआवजे स्टार सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गुप्त रूप से सीधे विभिन्न जातीय समूहों के शहीद नायकों के परिवारों को उनके गृहनगरों में वितरित किए जाएंगे। लगभग 6 महीने बाद वांग हाओ चुपचाप अकेले ही हीरो सिटी लौट आया। इसलिए वांग हाओ, जो सबसे बड़े गुमनाम नायक थे, सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो सके। गैलेक्सी टीम के सदस्यों ने भी पुरस्कार लेने के लिए मंच पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके कप्तान वांग हाओ अनुपस्थित थे। इस मुकाबले के बाद गैलेक्सी टीम की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया और वह 999वें स्थान पर पहुंच गई। अगर परग्रही नेता भाग न गया होता तो गैलेक्टिक टीम ने चौकी के लिए इस लड़ाई में और भी अविश्वसनीय कारनामे किए होते और शायद वे शीर्ष 300 में भी जगह बना लेते। हालांकि गैलेक्सी टीम वर्तमान में केवल 999वें स्थान पर है, लेकिन शीर्ष 100 सुपर टीमों में से कई उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करती हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग खुश होते हैं जबकि अन्य दुखी। 7वें स्थान पर काबिज वल्कन टीम के लिए चमकने का यह एक मौका था, लेकिन इसे एक अज्ञात टीम गैलेक्सी ने छीन लिया। वल्कन टीम स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट और आक्रोश से भरी हुई थी। वल्कन टीम के कप्तान झू रोंग बेहद नाराज थे। इस गैलेक्टिक टीम के हर एक सदस्य के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाओ। मैं जानना चाहता हूं कि यह गैलेक्टिक टीम असल में कौन है। अगर हम परग्रही सेना के जाल में न फंसे होते, जिससे हमारे अंतरिक्ष यान की शक्ति खत्म हो गई होती, तो परग्रही सेना को खदेड़ने और यहाँ तक कि परग्रही नेता को जिंदा पकड़ने की महान उपलब्धि हमारी वल्कन स्क्वाड्रन की होनी चाहिए थी। ये पुस्तक HTML विक से है। स्टॉप्ड अध्याय 726 रहस्यमय मास्टरमाइंड। गैलेक्टिक टीम के उन बेवकूफों ने एलियन नेता को जाने ही दिया। ऐसी मूर्खता के लिए तो 10,000 बार गोली मार देनी चाहिए। हम किसी एलियन जनरल को जाने देने की बजाय पूरी एलियन सेना को जाने देना पसंद करेंगे, खासकर ऐसे धूर्त और धोखेबाज एलियन कमांडर को। सिर्फ इस गंभीर गलती के लिए ही गैलेक्टिक फोर्स को हमेशा के लिए बदनाम हो जाना चाहिए। लेकिन ये धिक्कार है, अज्ञानी मूर्ख गैलेक्टिक फोर्स के इन नीच लोगों की पूजा करते हैं। ये सरासर मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक है। पिछले 2 हफ्तों से वांग हाओ एक छोटे अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं और साथ ही अपने नए शरीर से परिचित होने के लिए अपने समय का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। जो उड़ान 7 दिन की होनी थी, उसे वांग हाओ ने खींचकर आधे महीने तक बढ़ा दिया। इस आकस्मिक मुलाकात ने उन्हें दिव्य ऊर्जा की 30 बूंदें अवशोषित करने का अवसर दिया, जिससे वांग हाओ के भौतिक शरीर में नाटकीय परिवर्तन हुआ। इस दौरान वांग हाओ ने मोरो वंश के शरीर निर्माण का परिचय और अमर दिव्य शरीर की संपूर्ण तकनीकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जिससे शरीर साधना की उनकी परंपरा की समझ गहरी हुई। वैसे इस बार शियाओ होंद के जागने से वांग हाओ को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि इस बार उन्हें एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन वांग हाओ मृत्यु के कगार से पुनर्जन्म लेकर लौटे और उनकी शारीरिक साधना और स्तर में काफी सुधार हुआ है। वांग हाओ की तुलना में, जिसे केवल 30 बूंद दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई थी, जियाओ होंद को कहीं अधिक प्राप्त हुई। अनजाने में ही उसने कम से कम कई 100 बूंद दिव्य ऊर्जा निगल ली। हालांकि वांग हाओ को इस बात से हैरानी हुई कि जियाओ होंद को कोई स्पष्ट लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। बाह्य युद्ध क्षेत्र की पाबंदियों के कारण जियाओ होंद को एजोर ड्रैगन स्पेस में ही रहना पड़ा। जैसे ही वह एजोर ड्रैगन स्पेस से बाहर निकलती, उसे तुरंत एक भयानक विनाशकारी बिजली के प्रकोप का सामना करना पड़ता। भाई वांग हाओ,
जब भी मैं इस ब्रह्मांड में प्रकट होता हूँ तो मुझ पर बिजली क्यों गिरती है। लिटिल रेड की दो दयनीय छोटी आंखें लगातार इधर उधर घूम रही थीं। वांग हाओ को भी विशिष्ट कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन हीरो सिटी और स्टार सोसाइटी दोनों के नियम समान थे, जिसके अनुसार एक बार किसी योद्धा की शक्ति तारा स्तर से अधिक हो जाती थी तो उसे जबरन बाहरी युद्ध क्षेत्र से हटा दिया जाता था। क्योंकि हीरो सिटी युद्ध क्षेत्र से बाहर स्थित है, इसलिए स्टार स्तर या उससे ऊपर के लोगों के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि यदि तारकीय स्तर से अधिक साधना क्षमता वाला कोई विशेषज्ञ बाहरी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे निश्चित रूप से तारामंडली समाज के वरिष्ठों से गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वांग हाओ की समझ के अनुसार हीरो सिटी में तारकीय स्तर या उससे ऊपर के लगभग सभी शक्तिशाली व्यक्ति अंततः स्टार सोसाइटी में शामिल हो जाते हैं और अपने अपने कबीले की शाखाओं के बुजुर्ग बन जाते हैं। स्टाररी स्काई सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य बनने के बाद तारा स्तर और उससे ऊपर के ये शक्तिशाली लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी ओर वांग हाओ को इस स्थिति की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हीरो सिटी लौटने पर वांग हाओ ने युद्ध योग्यता और योगदान अंक अर्जित करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सबसे पहले नो इटर्निटी के मंडप में गए। उसने कियान बू एयर के माध्यम से प्राप्त भारी मात्रा में लूटी गई संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया और साथ ही मज्जा शुद्धिकरण गोलियों के पिछले बैच के लिए शेष भुगतान भी प्राप्त किया। इसी बीच वांग हाओ ने कियान बू एयर को बेचने के लिए मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का एक और बैच दिया। मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का ये बैच वांग हाओ ने आधे महीने की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान पर तैयार किया था। क्योंकि ये जो ड्रैगन कड़ाही का इस्तेमाल देवताओं और राक्षसों की आंख को दबाने के लिए किया जाता था, इसलिए वांग हाओ के पास अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए दिव्य चेतना की विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे लगा था कि कार्यक्षमता काफ़ी धीमी होगी, लेकिन मैंने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। इस शारीरिक परिवर्तन से वांग हाओ की विनाशकारी ज्वाला की शक्ति में भी सुधार हुआ। वह न केवल इसे अधिक सटीकता से नियंत्रित कर सकता था, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वह अपने विचारों को एक साथ 10,000 भागों में विभाजित कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वांग हाओ एक ही समय में 10,000 ज्वालाओं के तापमान को नियंत्रित कर सकता है ताकि औषधीय सामग्रियों को अलग अलग बुझाया जा सके। इसका फायदा यह है कि वांग हाओ की औषधि बनाने की गति जो ड्रैगन कड़ाही का उपयोग करने की तुलना में सैकड़ों गुना तेज हो जाती है। महज 3 दिनों में वांग हाओ ने 30,000 से अधिक अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां तैयार की, जिनमें से 1/3 शीर्ष श्रेणी की 9 सितारा गोलियां थीं, 1/3 उच्च श्रेणी की 9 सितारा गोलियां थीं और शेष मध्य श्रेणी की 9 सितारा गोलियां थीं। एक भी गोली निम्न श्रेणी की नहीं थी। अगर कियान बू एयर इन 30,000 मज्जा शुद्धिकरण गोलियों की धीरे धीरे नीलामी करे तो उसे इन सभी को बेचने में 1 साल लग जाएगा। कियान बू एयर वांग हाओ के विभिन्न तरीकों और आश्चर्यजनक कारनामों से पहले से ही परिचित था, इसलिए जब वांग हाओ 30,000 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां निकालने में सक्षम हुआ तो उसने ज़्यादा हैरानी नहीं दिखाई। हालांकि जब आपके सामने बड़ी संख्या में दवा की बोतलें रख दी जाती हैं तो आप उस भयावह दृश्य को देखकर अभिभूत हो सकते हैं। दवा की प्रत्येक बोतल में 10 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां होती हैं और 30,000 अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियों से 3,000 दवा की बोतलें बनेंगी। हालांकि इनमें से प्रत्येक दवा की बोतल का आकार केवल 2 उंगलियों जितना है, लेकिन जमीन पर एक साथ ढेर की गई 3,000 बोतलें एक छोटा पहाड़ बनाती हुई देखना काफ़ी आश्चर्यजनक है। हीरो सिटी में मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए 9वें स्तर की एक मध्यम श्रेणी की मज्जा शुद्धिकरण गोली की कीमत कम से कम 1.5 अरब योगदान अंक है। इन 30,000 गोलियों की कीमत कम से कम 20 ट्रिलियन योगदान अंक है। यह एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक संपत्ति है। हीरो सिटी में रहने वाले बुजुर्ग भी शायद इतनी बड़ी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम न हों। इतनी धनराशि से अल्फा ब्रह्मांड में मिल्की वे से भी बड़ी जीवन युक्त आकाशगंगा खरीदी जा सकती है। हीरो सिटी में जब तक आपके पास पैसा है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा को भी एक वस्तु के रूप में बेचा जा सकता है।
इन सब के पीछे सबसे बड़ा सरगना स्टाररी स्काई सोसाइटी है, जो अल्फा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक इससे अल्फा यूनिवर्स की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती, स्टाररी स्काई सोसाइटी किसी भी व्यापारिक लेनदेन में शामिल होगी। आखिरकार, मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्टाररी स्काई सोसाइटी में शामिल होने वाले ये अति शक्तिशाली लोग अक्सर अपनी अपनी जातियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिनमें गहन साधना और लंबी आयु होती है। चाहे अपनी साधना के लिए हो या अपनी जाति के लाभ के लिए, उन्हें बहुत सारे संसाधन एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टाररी स्काई सोसाइटी के कई बुजुर्ग खुले तौर पर व्यापार में संलग्न होते हैं या गुप्त रूप से एजेंटों का समर्थन करते हैं ताकि वे उन्हें व्यापार करने में मदद कर सकें, जिसका एक उद्देश्य धन संचय करना और दूसरा साधना संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाना है। समय के साथ स्टाररी स्काई सोसाइटी के बुजुर्गों ने अल्फा ब्रह्मांड के लगभग सभी उद्योगों को कवर करते हुए व्यावसायिक परियोजनाओं की बढ़ती संख्या को संभाला है। दरअसल, बूइरगे जैसे जनरल स्टोरों के पीछे भी स्टाररी स्काई सोसाइटी के बड़े अधिकारी छिपे हुए हैं। कियान बूइर को स्वयं आकाशगंगा की मानव शाखा से संबंधित स्टाररी स्काई सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य का एजेंट माना जा सकता है। हालांकि कियान बूइर की प्रबंधन शैली काफी अनूठी है। बूइर पवेलियन के संचालन में कियान बूइर के पास पूर्ण शक्ति है और वह अपने विचारों के अनुसार कार्य कर सकता है। जहां तक पर्दे के पीछे के बड़े बॉस की बात है, कियान बूइर को केवल नियमित रूप से एक निश्चित खाते में योगदान अंक जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसे कियान बूइर में उनके प्रारंभिक निवेश के लिए लाभांश माना जाता है। जब आपकी आय अधिक होगी, तो इस निश्चित ब्याज दर वाले खाते में लाभांश भी अधिक होगा। जब आपकी आय कम होगी, तो लाभांश उसी अनुपात में कम होगा। कियान बूइर वर्षों से इसी तरह से व्यापार करता आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का रहस्यमय बॉस कभी दखल नहीं देता था। हालांकि जब इस साल इस निश्चित खाते में लाभांश वितरित करने का समय आया, तो पर्दे के पीछे के बॉस, जिनसे वे वर्षों से नहीं मिले थे, ने अचानक मांग की कि भुगतान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाए। स्टॉप्ड अध्याय 727 रहस्यमय श्रीही। जब से कियान बूइर ने पहली बार हीरो सिटी में कदम रखा और एक बार इस रहस्यमय बड़े बॉस से मिली, लगभग 70 साल बीत चुके हैं और कियान बूइर को उससे दोबारा मिलने का मौका कभी नहीं मिला। इसलिए इस अचानक मिले निमंत्रण के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कियान बूइर भी बेहद बेचैन थी। 70 वर्षों तक मुलाकात न होने के बावजूद कियान बूइर को वह धनी व्यवसाय आज भी स्पष्ट रूप से याद था, जिसने उसके सबसे बुरे समय में उसकी मदद की थी और उसके व्यवसाय को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार था। 70 साल बीत जाने के बाद भी कियान बूइर उस आवाज, रूप और हावभाव को कभी नहीं भूल पाए। मुलाकात का स्थान वही था जहां 70 साल पहले हीरो सिटी में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। वो हीरो सिटी मिशन हॉल के सामने वाली एक गली में स्थित एक छोटा सा चाय घर था। 70 साल बीत गए हैं और वह छोटा सा चाय घर आज भी पहले की तरह ही चल रहा है। चाय घर की मालकिन वुड स्पिरिट कबीले की एक खूबसूरत महिला है। पिछले 70 वर्षों में इस खूबसूरत बॉस में शायद ही कोई बदलाव आया है। दूसरी ओर कियान बूइर एक उत्साही अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बदलकर एक मोटे, कमजोर बूढ़े व्यक्ति में बदल गया है। सर्वश्रेष्ठ निजी कमरा। घबराए हुए दिल से कियान बूइर निजी कमरे में दाखिल हुई और धीरे से दरवाजे की कुंडी पर दस्तक दी। अंदर आएं। कियान बूइर ने अपना सिर झुकाया और दबे पांव कमरे में कदम रखा। उसकी नज़र चाय की मेज के सामने बैठे काले बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर पड़ी। कियान बूइर तुरंत हिल गई। उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 70 साल पहले था, मानो समय के मूर्तिकार ने उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ा हो। छोटी कियान, हम फिर मिले, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीजी, आप तो अब भी इतने जवान दिखते हैं, जबकि मैं तो एक जर्जर बूढ़ा आदमी बन चुका हूँ। कियान बूइर ने हैरानी भरे भाव से कहा। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दरअसल आज आपको यहाँ बुलाने के मेरे दो मुख्य उद्देश्य हैं।
कियान बू एर ने तुरंत कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। मेरा पहला उद्देश्य बू-एयर पवेलियन से अपना निवेश वापस लेना है। अब से बू-एयर पवेलियन पूरी तरह से आपके स्वामित्व में होगा, कियान बू-एयर। और मेरा निवेश वापस न लेने की एकमात्र शर्त यह है कि आप हमारे अलावा अन्य जातियों को मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां बेचना बंद कर दें। ये सुनकर कियान बू-एयर शर्म से लाल हो गई। तो आपको पहले से ही पता था। चूंकि श्री यी ने यह अनुरोध किया है, इसलिए अब से मैं, कियान बू-एयर, किसी भी गैरमानव जाति को एक भी गोली नहीं बेचूंगी, अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली सहित। श्री यी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और आगे कहा, मेरा दूसरा उद्देश्य यह है कि मैं उस रसायनज्ञ से मिलना चाहता हूं जिसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का निर्माण किया था। यह अनुरोध किए जाने पर कियान बू-एयर कुछ परेशान महसूस करने लगी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद कियान बू-एयर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान यी, सच कहूं तो मेरा इस रसायन शास्त्री से कोई गहरा संबंध नहीं है। अगर आप इस रसायन शास्त्री से मिलना चाहते हैं तो मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा सकती हूं। जहां तक इस रसायन शास्त्री की श्रीमान यी से मिलने की इच्छा का सवाल है, मैं इस बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकती। श्री यी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। बस मेरा संदेश पहुंचा दीजिए, मुझे विश्वास है कि वो मुझे देख लेंगे। कियान बू-एयर कुछ और कहना चाहता था, लेकिन श्री यी को नाराज करने के डर से उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत खूब, मैं श्री यी का अनुरोध मास्टर वांग हाओ तक पहुंचा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चायघर से निकलने के बाद कियान बू-एयर सीधे भूमिगत 4000वीं मंजिल पर स्थित गैलेक्सी टीम हाउस की ओर चल पड़ी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए कियान बू-एयर ने व्यक्तिगत रूप से वांग हाओ से मिलने और श्री यी का संदेश देने का फैसला किया। उन्होंने किसी संचार उपकरण के माध्यम से सीधे संवाद नहीं किया। कियान बू-एयर पहली बार गैलेक्सी टीम हाउस आया था। वो इस बात से काफी हैरान था कि मास्टर वांग हाओ जैसा इतना धनी व्यक्ति स्वेच्छा से एक गंदी और अव्यवस्थित भूमिगत परित्यक्त कारखाने में क्यों रहेगा, लेकिन साथ ही उसके मन में उनके लिए प्रशंसा का भाव भी बढ़ गया। इस समय गैलेक्सी टीम के सभी सदस्य एजोर ड्रैगन स्पेस में कठोर विशेष प्रशिक्षण से गुजर रहे थे और वांग हाओ भी साधना कर रहा था। गैलेक्टिक टीम के पूरे घर की रखवाली केवल एक मशीन योद्धा ही करता है। यांत्रिक योद्धा को देखते ही कियान बू-एयर ने तुरंत अपनी पहचान उजागर कर दी। आदरणीय श्री रोबोट, मैं विशेष रूप से मास्टर वांग हाओ से मिलने आई हूँ। मेरा नाम कियान बू-एयर है और मैं मास्टर वांग हाओ की मित्र हूँ। ये हीरो सिटी में मेरी पहचान चिप है। कियान बू-एयर पर एक नज़र डालने के बाद यांत्रिक योद्धा वांग यी ने कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक आवाज में बात की। मेरा नाम वांग यी है। बॉस वांग हाओ इस समय साधना कर रहे हैं और उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। रोबोट की बातें सुनकर कियान बू-एयर तुरंत चौंक गई। क्या रोबोटों के नाम होते हैं? और वह अपने मालिक को बॉस कहता है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि रोबोट की आवाज का लहजा बिल्कुल भी कठोर नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो उसके मन में भी इंसानों जैसे ही विचार हों, जो अविश्वसनीय है। गैलेक्टिक फेडरेशन की बुद्धिमान रोबोट तकनीक प्रभावशाली है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इंसानों की तरह मांस, खून और वास्तविक भावनाओं वाले रोबोट बनाना असंभव है। ये रोबोट तो मानो जीवित हो उठा है। ये बिल्कुल भी मशीन जैसा नहीं दिखता, यह एक जीवित व्यक्ति जैसा लगता है। हे भगवान, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? कियान बू-एयर को पसीना आने लगा। ठीक है, तो मैं यहीं मास्टर वांग हाओ का इंतजार करूंगी। जब वे एकांतवास से बाहर आएंगे तब मैं उनसे मिलूंगी। कियान बू-एयर ने वांग हाओ के साधना समाप्त होने तक इंतजार करने का फैसला किया। अचानक एक विचार आने पर वांग यी ने कहा, अगर आपको बॉस को कुछ बताना हो तो मुझे बता दीजिए। बॉस की साधना पूरी होने के बाद मैं उन्हें बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे स्वयं मास्टर वांग हाओ से बात करनी होगी। मैं उनके बाहर आने का इंतजार करूंगा। कियान बू-एयर ने तुरंत समझाया। वांग यी की आंखों में फिर से चमक आ गई और उसने आगे कहा,
तो कृपया सम्मेलन कक्ष में प्रतीक्षा करें। एक बार जब बॉस ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो वे कम से कम कई दिनों तक बाहर नहीं आएंगे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सम्मेलन कक्ष में ले चलता हूँ। इतना कहकर वांग यी कियान बू एर को सम्मेलन कक्ष में ले गए। गैलेक्सी टीम के साधारण बैठक कक्ष को देखकर कियान बू एर को कुछ समझ नहीं आया। वांग हाओ की मौजूदा संपत्ति को देखते हुए वह आसानी से हीरो सिटी में एक विला खरीद सकता था और गैलेक्सी टीम का मुख्यालय वहां स्थानांतरित कर सकता था। अगर बाकी सारे विकल्प विफल हो जाएं, तो कम से कम आप एक विशाल और रोशनीदार सम्मेलन कक्ष किराए पर लेने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। हमारे सामने का सम्मेलन कक्ष बेहद जर्जर था, एक परित्यक्त गोदाम को परिवर्तित करके बनाया गया था। सम्मेलन की मेज जंग लगी धातु की थी, जिसके चारों ओर साधारण तय करने वाली कुर्सियां रखी थीं। ये कम से कम 100 वर्ग मीटर का था, लेकिन पूरी तरह से खाली था, जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था। श्री कियान बू एर, कृपया बैठक कक्ष में ही रहें और इस दौरान अनावश्यक रूप से इधर उधर न घूमें। यदि आपको भोजन की आवश्यकता हो तो आप बगल वाले भोजन भंडार कक्ष से स्वयं ले सकते हैं। यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बस मेरा नाम वांग यी पुकारें और मैं आ जाऊंगा। बोलने के बाद वांग यी सम्मेलन कक्ष से निकलकर सीधे साधना कक्ष में चले गए। प्रशिक्षण कक्ष के सीलबंद दरवाजे को पूरी तरह से बंद करने के बाद वांग यी ने पूरे गैलेक्सी टीम हाउस की बाहरी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। फिर वह अकेले ही जमीन पर बैठ गया और सचमुच एक इंसान की तरह पालथी मारकर बैठ गया। तुरंत ही दोनों लाल इलेक्ट्रॉनिक आंखें बुझ गईं और हथेलियां ऊपर की ओर और पैरों के तलवे भी ऊपर की ओर करके हाथों की एक जोड़ी ने पृथ्वी पर प्रचलित 5 हृदय स्वर्ग विधि के अनुसार ध्यान करना शुरू कर दिया। स्टॉप्ड अध्याय 728 यांग शायरे पैटर्न यिन शायरे पैटर्न। अगर आपको कोई रोबोट जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ इंसानों की तरह खेती करते हुए दिखे, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टि धुंधली हो गई है या आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं? और यह अविश्वसनीय दृश्य सचमुच घटित हुआ। दरअसल वांग यी ने 6 महीने पहले ही गुप्त रूप से साधना शुरू कर दी थी। वांग हाओ की चालों की नकल करने के अलावा वास्तविक साधना प्रक्रिया मानव मार्शल आर्टिस्टों की साधना प्रक्रिया से काफी अलग है। वांग यी मानो एक स्टील की मूर्ति में बदल गए हों, एकदम स्थिर। इसी बीच वांग यी के दिमाग में चीजें बिजली की गति से चल रही थीं। वांग यी का मस्तिष्क मुट्ठी के आकार का पारदर्शी क्रिस्टल जैसा मस्तिष्क का केंद्र है, जो संपूर्ण प्राचीन यांत्रिक जाति के योद्धा के यांत्रिक केंद्र को एकीकृत करता है और मानव मस्तिष्क के समान कार्य करता है। मस्तिष्क के केंद्रक के अंदर ब्रह्मांडीय तारों का एक लघु प्रक्षेपण है, जो एक अंतहीन तारों भरे आकाश जैसा दिखता है। इस अनंत तारों भरे आकाश में अंतरिक्ष घोर अंधकार में और विशाल था, जो चांदी जैसे प्रकाश के विभिन्न बिंदुओं से भरा हुआ था। इनमें से कुछ बिंदु एक ही पैच में जुड़े हुए थे, कुछ निहारिका के समान थे और कुछ एक सीधी रेखा में जुड़े हुए थे। पहली नज़र में ये चमकते हुए चांदी के बिंदु ब्रह्मांड के तारों के समान दिखते हैं, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये छोटे छोटे चांदी के चमकते बिंदु वास्तव में छोटे प्रोग्राम नोड्स हैं। घनी आबादी वाले ये प्रोग्राम नोड्स आकाश में अनगिनत तारों या तारों के अंतहीन सागर के समान हैं। इनकी संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें गिनना असंभव है। इस समय ये अनगिनत छोटे छोटे चांदी के बिंदु तेजी से हिलने लगे, लगातार पुराने नोड्स को तोड़ते हुए और फिर नए नोड्स के अनुसार जुड़ते हुए। जब वांग हाओ ने पहली बार इन यांत्रिक योद्धाओं की खोज की, तो उनके मस्तिष्क के नाभिक में मौजूद 90% प्रोग्राम नोड्स निष्क्रिय थे। अब ये प्रोग्राम नोड्स जो निष्क्रिय हो गए थे, वे टेडपोल की तरह पुनर्जीवित हो गए हैं और पूरी तरह से नए सर्किट में जुड़ना शुरू कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, लगभग हर मिनट एक नया सिल्वर डॉट सक्रिय हो जाता है और एक नए प्रोग्राम लूप से जुड़ जाता है। असंख्य छोटे छोटे चांदी के बिंदुओं की तुलना में, जो महासागर के समान घने और निहारिकाओं के समान असंख्य हैं, ये नवजागृत प्रोग्राम नोड्स समुद्र में एक बूंद मात्र हैं और इनका उल्लेख करना भी व्यर्थ है। लेकिन वांग यी ने हमेशा इस तरह के प्रशिक्षण में दृढ़ता दिखाई है, कभी हार नहीं मानी।
पिछले 6 महीनों से जब भी इसे खाली समय मिलता था, यह इस तरह की खेती शुरू करने के लिए एक एकांत और सुनसान जगह ढूंढ लेता था। हालांकि इस साधना के परिणाम बहुत धीमे थे, फिर भी वांग यी ने प्रयास जारी रखा। 3 दिन बाद वांग यी ने अचानक साधना करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक आंखें फिर से चमक उठीं और वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। आखिरकार बॉस बाहर आ ही गए। मुझे जाकर उनका स्वागत करना होगा। जब वांग हाओ एजो ड्रैगन स्पेस से बाहर निकले तो यांत्रिक योद्धा वांग यी तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। गुरुजी, श्री कियानबू ईर को आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। वे 3 दिनों से सम्मेलन कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। बैठक का कमरा। कियानबू ईर ने सचमुच इस सम्मेलन कक्ष में 3 दिन और 3 रातें बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही दरवाजा खुला और उसने परिचित आकृति को देखा, कियानबू ईर तुरंत खुशी से झूम उठा। हाहा, भाई वांग हाओ, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। लगता है पिछले कुछ दिनों में आपकी साधना में काफी सुधार हुआ है। कियानबू ईर की निगाहें बहुत तेज थीं और उसने वांग हाओ में आए बदलावों को तुरंत पहचान लिया। वांग हाओ ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। पिछले कुछ दिनों से वांग हाओ अपने शरीर को मजबूत बनाने और मोदान के शरीर के भीतर मौजूद परमहिम आत्मा को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि अत्यधिक गर्मी और ठंड के संपर्क में आने के बाद उसका शरीर अधिक गोल हो गया। हालांकि वांग हाओ ने मोरो कबीले के शरीर को मजबूत बनाने संबंधी संपूर्ण प्रारंभिक नियमावली में महारत हासिल कर ली थी। पता चला कि मोरो कबीले के शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र को 7 स्तरों में विभाजित किया गया था। वांग हाओ ने जिन 4 स्तरों को पार कर लिया है, उनके अलावा अभी भी 5 स्तर बाकी हैं। बुराई को परिष्कृत करना, ऊर्जा को परिष्कृत करना और आत्मा को परिष्कृत करना। तथाकथित बुरी आत्माओं को यिन बुरी आत्माओं और यांग बुरी आत्माओं में विभाजित किया गया है। यिन बुरी आत्माएं कोमलता को परिष्कृत करती हैं, जबकि यांग बुरी आत्माएं कठोरता को परिष्कृत करती हैं। कोमलता और कठोरता के संयोजन और यिन और यांग के साथ अंतःक्रिया से ही भौतिक शरीर की शक्ति को क्रियाशील किया जा सकता है। गैंग ब्रह्मांड में पाई जाने वाली एक दुर्लभ प्रकार की आंधी को संदर्भित करता है। यह आंधी आत्मा को कुचलने और हड्डियों को क्षीण करने वाली होती है, जो आत्मा को भी चकनाचूर करने में सक्षम है। इस आंधी में रहकर कोई अपने शरीर को परिष्कृत कर सकता है और इस पर महारत हासिल करने पर अविनाशिता की अवस्था प्राप्त कर सकता है। अंतिम चरण आत्मा का शुद्धिकरण दिव्य शरीर प्राप्त करने की विधि है। हालांकि वर्षों से मोरो वंश के वंशजों में से कोई भी शरीर के परिष्करण के 6ठे स्तर को पार नहीं कर पाया है। आत्मा के परिष्करण के 7वें स्तर तक पहुंचना तो दूर की बात है। मोदान के इस युवा स्वामी का दिव्य और राक्षसी अस्थि के साथ संयोगवश ही विलय हो गया, जिससे वह मोरो कबीले के शरीर शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो गया। बुराई का शोधन। उनकी त्वचा पर बने पैटर्न वास्तव में तथाकथित राक्षसी पैटर्न है, जो राक्षस जाति के शारीरिक परीक्षण का एक अनूठा चिन्ह है। मोरो वंश के बुनियादी शरीर सुधार प्रशिक्षण में इन आकृतियों को यांगशा सरनी आकृतियां कहा जाता है और हड्डियों पर बनी आकृतियों को यिनशा सरनी आकृतियां कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनजाने में ही वांग हाओ के शरीर परिष्करण का स्तर 5वें स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया है और यिनशा के स्तर तक पहुंच गया है। मोरो वंश के इतिहास में वांग हाओ पहले ऐसे देह साधक थे जिन्होंने यांगशा एरे पैटर्न को संघनित करने से पहले यिनशा एरे पैटर्न को सफलतापूर्वक संघनित किया था। सामान्य तौर पर शरीर की वह सतह जिस पर सीधी धूप पड़ती है, नकारात्मक ऊर्जा के जमा होने के लिए भी सबसे आसान जगह होती है। इसलिए शरीर को परिष्कृत करने के 5वें स्तर में आमतौर पर सबसे पहले शरीर की सतह पर यांगशा सरनी पैटर्न को संघनित करना शामिल होता है। उसके बाद शरीर के अंदर यिनशा सरनी पैटर्न को संघनित करें। यह मांसपेशियों या आंतरिक अंगों पर किया जा सकता है, लेकिन हड्डियों की सतह पर संघनित यिनशा सरनी पैटर्न सबसे अच्छे होते हैं। कंकाल किसी भी जीवित प्राणी का सबसे मजबूत हिस्सा होता है,
जो मांस और रक्त से बना होता है। ये स्थान यिन शा सरनी पैटर्न को एकत्रित करता है, जो यिन शा शक्ति का उपयोग करके पूरे कंकाल को मजबूत बना सकता है, जिससे मांस अधिक लचीला और हड्डियां अधिक ठोस हो जाती हैं। हालांकि वांग हाओ के शरीर पर बने यिन शा सरनी पैटर्न असाधारण थे। वे शुद्ध यिन शा सरनी पैटर्न नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की शरीर निर्माण तकनीक थी जो मोरो कबीले की शरीर निर्माण तकनीकों से भी कहीं अधिक उन्नत थी। ये दानव देव अस्थि पैटर्न है। वांग हाओ द्वारा दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण ही यह जादुई पैटर्न स्वतः ही उसकी हड्डियों की सतह पर बन गया। हालांकि वांग हाओ ने पहले मोरो कबीले की शरीर निर्माण तकनीकों का अभ्यास किया था, इसलिए उसके शरीर में मोरो कबीले की शरीर निर्माण तकनीकों की शारीरिक स्मृति बरकरार थी। वास्तव में धीरे धीरे वांग हाओ का शरीर मोरो कबीले के शरीर में परिवर्तित हो रहा था। इसलिए दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद पूरे शरीर की हड्डियों की सतह पर यह पैटर्न बन जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वांग हाओ की अस्थियों पर अंकित यिन शा सरनी के पैटर्न साधारण मोरो लोगों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, देवताओं और राक्षसों के असीम रूप से निकट हैं, फिर भी पूर्णतः सच्चे देवताओं और राक्षसों के समान नहीं हैं। उनकी अस्थियों में अंकित पैटर्न का आधार यिन शा सरनी के पैटर्न से ही प्राप्त होता है। कियान बू एर के अचानक आने से वांग हाओ कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। श्री कियान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? कियान बू एर एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, सच कहूँ तो यह एक निजी मामला है, और सिर्फ मेरा निजी मामला नहीं। मुझे मास्टर वांग हाओ को एक वरिष्ठ से मिलने के लिए आमंत्रित करना होगा। वरिष्ठ, आपने मुझ पर बहुत कृपा दिखाई है, इसलिए मेरे पास अपने अहंकार को त्याग कर मास्टर वांग हाओ से आपकी सहायता मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। स्टॉप्ड अध्याय 729 असीम क्षेत्र। कियान बू एर उनसे मिलने गई और 3 दिन और 3 रात धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करती रही। बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक लॉबिस्ट के रूप में काम कर रहा था, जिससे वांग हाओ की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिर किस तरह का महत्वपूर्ण व्यक्ति आमतौर पर घमंडी व्यवसायी श्री कियान को एक संदेश पहुंचाने के लिए 3 कीमती दिन बर्बाद करने के लिए राजी कर सकता है? अब बोन मैरो क्लींजिंग पिल का चरम समय है, और सिर्फ 3 दिनों में होने वाली हानि की संख्या बहुत